नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम कक्षा 11 की आरोह के काव्य खंड से दुष्यंत कुमार की गजल पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्यखंड है, एक कंठ विश्वव्यापी गीति नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास है। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े। आजीविका के लिए इन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौते न करते हुए भी दुष्यंत कुमार ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विश्वव्यापी शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो बढ़ते हैं गजल की ओर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार इस गजल के माध्यम से समाज की दुरावस्था पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में हर एक घर को रोशन करने का सपना देखा था, किंतु अभी तो पूरे शहर में एक भी दीपक नहीं जला, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि आगे कहता है कि यहाँ तो पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनमें छाया की बजाय धूप लगती है, अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी है कि उसमें सुख की बजाय कष्ट ही कष्ट हैं। यहाँ हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। मन करता है कि देश छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं और चला जाए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि आगे कहता है कि भारत के लोग इतने संतोषी हैं कि वे अपने अभावों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो है उसी में संतोष कर लेते हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज़ न हो तो वह अपनी कमीज़ से ही पैरों से ही पेट तक ढक लेंगे। ऐसे लोग कितने उपयुक्त हैं, जिनके कारण देश के शासक आराम से अपनी सत्ता चला रहे हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि आगे कहता है कि ईश्वर नहीं है तो न सही, वह मनुष्य की कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार की कल्पना से एक सुंदर नज़ारा तो देखने को मिल रहा है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व न होते हुए भी मन में एक आशा की ज्योत तो है, जो उसे कष्ट सहने और धैर्य रखने में मदद करती है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि आगे कहता है कि सत्तासीन लोगों को पूरा पूरा विश्वास है कि ये पत्थर कभी भी पिघल नहीं सकता है, अर्थात यहाँ परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु मैं अपनी वाणी में प्रभाव लाने के लिए बेचैन हूँ। कवि भारतीय जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि आगे कहता है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक कोई शायर चुप रहे, अर्थात आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। यदि किसी कवि या किसी बुद्धिजीवी ने आवाज़ उठा ली तो सत्ता में परिवर्तन निश्चित है। अतः बुद्धिजीवियों को आवाज़ बुलंद रखना जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि आगे कहता है कि यदि हम जिए यानी शायर अगर जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए ही जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए, अर्थात समाज की भलाई के लिए ही जिए और उसी के लिए संघर्ष करता हुआ मरे। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य समाज का कल्याण और उसके कल्याण के लिए ही जीना और उसी के लिए अपनी आहुति देना होना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा आज का अध्याय। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। तय अर्थात निश्चित, चिरागा चिराग या दीपक, मयस्सर उपलब्ध, दरख्त पेड़, साये छाया, मुनासिब उचित, ख्वाब
सपना। हसीन नज़ारा, खुशनुमा दृश्य। मुतमईन, आश्वस्त। बेकरार, बेचैन। निज़ाम, शासन। जुबान, आवाज़। शायर, कवि। एहतियात, सावधानी। बहर, छंद। गैर, पराए। इस प्रकार यह हमारा अध्याय जो कि एक गज़ल है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।